हाय, आई एम दीपक तिवारी। आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्टैट ऑडिट कैसे करते हैं। मान लो मैं ऑडिटर हूँ, है ना, मैं ऑडिटर हूँ। मैं गया रिलायंस का ऑडिट करने के लिए। तो जो मैं ऑडिटर हूँ, तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है। मान लो मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। अब मैंने बैलेंस शीट का एक कैप्शन लिया, मान लो फिक्स असेट्स का 1100 करोड़ का नंबर था। अब मुझे उस फिक्स असेट्स का ऑडिट करना है। तो इस कैप्शन के ऑडिट करने के टेस्टिंग को हम डिटेल टेस्टिंग कहते हैं या सब्सटेंटिव टेस्टिंग कहते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। तो एनालिटिकल प्रोसीजर तो वहाँ पर फॉलो करते हैं जहाँ पर एनालिटिकल टेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सैलरी है, अगर मैं सैलरी को टेस्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सैलरी जैसे कि 1 मंथ की 1 लाख रुपीज़, तो 12 महीने का 12 लाख रुपए, तो वो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। बट हम कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। तो फिक्स असेट्स में टेस्ट ऑफ डिटेल कैसे करते हैं, सब्सटेंटिव टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए मटेरियलिटी लेवल निकालते हैं एज पर एसए नंबर 320। उसके बाद हम निकालते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एज पर एसए नंबर 315। जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है वो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कॉम्बिनेशन होता है। और जो मटेरियलिटी लेवल होता है वो उसको हम पीबीटी के बेसिस पे निकालते हैं, बेंच मार्किंग के बेसिस पे हम निकालते हैं। जो मटेरियलिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर होती है, दूसरी एक होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है ना, मतलब बेसिकली 75% होती है, 75% होती है। मैनेजर निकालता है और इसको पार्टनर अप्रूव कर देता है। तो मटेरियलिटी लेवल निकाल लेते हैं। मतलब जब भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलती है ना, तो उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से अकाउंट को टेस्ट करना, कौन से अकाउंट को टेस्ट नहीं करना। तो ये था मटेरियलिटी से रिलेटेड पॉइंट। उसके बाद हम निकालते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क जब ऑडिटर निकालता है, मतलब एज ए पार्टनर, मैं पार्टनर हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा? जो इनहेरेंट रिस्क होता है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे निकलता है, इंडस्ट्री के नॉलेज के बेसिस पे निकलता है, और कंपनी के ओनर्स हैं, तो उस कंपनी का ओनर कौन है, ये सारी की सारी डिटेल होती है। मतलब सारी के सारी इसके द्वारा इनहेरेंट रिस्क निकलता है। इनहेरेंट रिस्क के बाद हम निकालते हैं कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क कैसे निकलता है? तो मैं एज एन ऑडिटर सबसे पहले करूँगा वॉक थ्रू के अंदर क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपनी के अंदर कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस में कौन कौन से रिस्क हैं, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल मैनेजमेंट ने पहले से लगा रखे हैं। तो मैं एज एन ऑडिटर सबसे पहले वॉक थ्रू करूँगा कि कौन कौन से रिस्क हैं, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से रेलेवेंट कंट्रोल है। फिर मैं उसके बाद, पता है, जब अंडरस्टैंड कर लूँ, अंडरस्टैंड करने के बाद मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूँगा। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे होगा? जब भी मैं टेस्टिंग करूँगा ना, तो टेस्टिंग कैसे करूँगा, यहाँ पर कुछ सैंपल होते हैं, सैंपल लेंगे ना। भी क्वेश्चन है राइसिस कि सर सैंपल कैसे लेंगे? तो सबसे पहले मैं देखूंगा ना कि मैनेजमेंट ने कौन कौन से कंट्रोल लगा रखे हैं। पहला वो मैनुअल कंट्रोल है, ऑटोमेटेड कंट्रोल है, या मैनुअल विद ऑटोमेटेड कंट्रोल है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा। अब अगर मान लो मैनुअल कंट्रोल लगा रखा है, ठीक है, तो अगर मैनुअल कंट्रोल है तो मैनुअल कंट्रोल के अंदर ऑलवेज 25 सैंपल लिए जाते हैं, ऑलवेज 25 सैंपल लिए जाते हैं। तो उस 25 सैंपल को टेस्ट करेंगे। अगर उस 25 में मान लो किसी एक सैंपल में, है ना, गलती पकड़ी गई, तो फिर अगले 25 लेंगे। उस 25 में गलती पाई गई तो अगले 50 लेंगे। 50 में भी गलती पाई गई तो ऑडिटर पता है क्या कहता है, मतलब ऑडिटर फिर ये सोचता है कि यार 100 में गलती है तो 50,000 ट्रांजेक्शन्स में सोचो कितनी बड़ी गलती होगी। तो वहाँ पर वो अपनी ओपिनियन दे देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो फिर उसके बाद यार, है ना, ऑटोमेटेड कंट्रोल में होता है, सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल में होता है। तो जब भी ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है ना, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव उसका पूरा होना चाहिए। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद अब क्या करता है वो ऑडिटर लिस्टिंग करता है। मान लो फिक्स असेट्स का ऑडिट कर रहा है ना, तो फिक्स असेट्स का ऑडिट कर रहा है
तो वो क्लाइंट उसको लिस्टिंग देगा, लिस्ट देगा, मान लो एडिशन का मेरे को रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा मेरे को एडिशन का लिस्टिंग दीजिए। तो जो ऑडिटर है वो लिस्ट देता है एडिशन की कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना असेट्स परचेस किया, कौन कौन सी असेट्स हमने परचेस की, तो वो उसकी डिटेल देता है, लिस्ट देता है, जिसको हम ऑडिट में कहते हैं पॉपुलेशन। फिर एक आइडिया का सॉफ्टवेयर होता है, एक आइडिया का सॉफ्टवेयर बेसिकली बड़ी बड़ी फर्म्स यूज़ करती हैं। मैं एक आइडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ। आइडिया का एक सॉफ्टवेयर होता है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी मटेरियलिटी लेवल निकाल रखे हैं, जो भी रोमम निकला है और जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को अपलोड करेंगे आइडिया के सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर इसके अंदर मटेरियलिटी लेवल डालेंगे, रोमम डालेंगे, फिर वहाँ पर लिखा होता, हम फिर वहाँ पे ओके का बटन दबा देंगे। ओके का बटन दबाने के बाद जैसे मिक्सी घूमता है ना मिक्सी में, इसी प्रकार यहाँ पे भी डाटा प्रोसेस होता है, 2 से 3 दिन लगते हैं। फिर डाटा प्रोसेस होने के बाद हमको सैंपल मिल जाते हैं। तो वो सैंपल की रिक्वायरमेंट भी होती है, वो पूछता है कि मतलब ऑडिटर आपको कितने सैंपल की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो अगर मेरे को मिनिमम 50 सैंपल की रिक्वायरमेंट है, अब अगर सॉफ्टवेयर 25 सैंपल देता तो 25 और वो दे देगा। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और मेरी एज एन ऑडिटर मेरी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो हम पॉपुलेशन को अपलोड करते हैं आइडिया के सॉफ्टवेयर के अंदर और वो सॉफ्टवेयर हमको सैंपल दे देता है। फिर अब जब मेरे को सैंपल मिल गया, मैं सैंपल की टेस्टिंग करूँगा। सैंपल की टेस्टिंग कैसे करूँगा, वो होता है टेस्ट ऑफ डिटेल। तो जब भी हम सैंपल की टेस्टिंग करेंगे उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल, या हम कहते हैं वेरिफिकेशन, है ना। हम इसको कहते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करना, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, एक होता है सी मतलब मैं एज एन ऑडिटर पता है कंप्लीटनेस को चेक करूँगा, कंप्लीटनेस को वेरीफाई करूँगा, एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करूँगा, एंड एक्यूरेसी को चेक करूँगा, वैल्यूएशन को चेक करूँगा, ऑब्लिगेशन या राइट को चेक करूँगा, या प्रेजेंटेशन को चेक करूँगा। तो ये जितने भी अजर्शंस हैं ना, इन अजर्शंस पे कंफर्ट लूँगा। अजर्शंस क्या है, CWOP, इन पे मैं क्या करूँगा, कंफर्ट लूँगा और ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करूँगा एंड सब्सटेंटिव एंड ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करूँगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करूँगा। बट हाँ, ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करूँगा। पूरे की पूरी जो ऐसे 200 की सीरीज़ है, 300 की सीरीज़ है, 500 की सीरीज़ है, जिस केस में जौन सा एसए अप्लाई होगा उसको एसए को फॉलो करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे। एंड उसको करने के बाद फिर उसके बाद हम कट ऑफ टेस्टिंग होता है, कट ऑफ टेस्टिंग करेंगे। कट ऑफ टेस्टिंग करने के बाद लास्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। मतलब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक पन्ने पे है ना, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हम एक्सेल सीट पे बनाते हैं और उस पर एक्सेल में लिखते हैं, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना था वो निकाला, वो लिखेंगे, रोमम लिखेंगे, मटेरियलिटी लेबल लिखेंगे, एंड जितने भी सैंपल है उसको लिखेंगे, पॉपुलेशन की डिटेल लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी अजर्शंस के ऊपर हमने कंफर्ट लिया, जितने भी हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट किया, उन सारी की सारी डिटेल को प्रॉपर सब ना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट में सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे। एंड उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, है ना, एक लीड शीट होती है, उसको बनाएंगे और उसको हम फिर पार्टनर को दे देंगे। पार्टनर उस पर क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट पार्टनर उसको अप्रूव करेगा, साइन करेगा, एंड ऐसे ही ऑडिट होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑडिट का फ्लो था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक